भाग एक में क्या था? भाग एक में था संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र के अब अनुच्छेद एक में था कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में था कि किसी भी विदेशी राज्य को मिला लो, जिसका उदाहरण अपन को देखने को मिलता है कि सिक्किम में। अनुच्छेद 3 में क्या होता है कि किसी भी आंतरिक राज्य में तोड़फोड़ कर सकते हैं, दो राज्यों को मिला के एक राज्य कर सकते हैं, एक के दो कर सकते हैं बिना राज्य की अनुमति के। अनुच्छेद 4 में क्या है कि जब संसद 2 और 3 का प्रयोग कर रही हो तो क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति भी इसका विरोध नहीं कर पाएंगे और 368 के बाहर रखा जाएगा। और क्या कहते हैं कि कश्मीर का भारत में विलय कैसे हुआ था, कि कश्मीर भारत का अभिनिश्चय कैसे बना था? विलय पत्र के द्वारा। जूनागढ़ का भारत का अभिनिश्चय कैसे बना था? जनमत संग्रह द्वारा। हैदराबाद भारत का हिस्सा कैसे बना था? ऑपरेशन पोलो द्वारा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग एस के धर आयोग। वैसे 2 आयोग का नाम बताइए जिसमें क्या कहते हैं कि हैं जिन्होंने भाषाई आधार पर गठित होने के लिए राज्यों की मंजूरी नहीं दी थी। तो एस के धर आयोग, जेबीपी आयोग। जेबीपी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। एकमात्र आयोग जिन्होंने भाषाई आधार पर गठित होने के लिए राज्यों को अनुमति दी थी, फजल अली आयोग। भाषाई आधार पर गठित होने के लिए राज्यों का कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन 1960। पंजाब के विभाजन किया गया था शाह आयोग की सिफारिश पे, संविधान संशोधन 18 1966 में। अब भाग 2 की बारी आती है। भाग 2 में क्या है कि भाग 2 में बात होती है नागरिकता की। भाग 2 में बात होती है नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता वो अधिकार है जो क्या कहते हैं देश में रहने वाले लोगों को दिया जाता है। अगर आपके पास नागरिकता है तो आपके पास सब कुछ है। नागरिकता है तो आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक में अकाउंट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, हर चीज़। अगर आपके पास नागरिकता नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास नागरिकता है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का गठन कर सकते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री का विरोध कर सकते हैं। आप देखा होगा आपने कि यहाँ पे हवाई चप्पल पहने हुए आदमी हवाई जहाज में बैठे प्रधानमंत्री का विरोध करता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पास नागरिकता है। अगर उसके पास नागरिकता नहीं होता, कोई पाकिस्तान का कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कह के बताए, कहे क्या? कहने की बात दूर, वो कहे कैसे रहा? सबसे मेन चीज़, हम विरोध कर सकते, तुम विरोध कैसे कर सकते? तुम विरोध नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास नागरिकता नहीं है। और नागरिकता का सर्वप्रथम विवरण ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने दिया था। नागरिकता पहला विवरण अगर नागरिकता के बारे में सबसे पहले कहीं बताया गया था, किसी ने अगर नागरिकता के बारे में सबसे पहले चर्चा की गई थी तो ग्रीक का दार्शनिक अरस्तु था। अरस्तु ने नागरिकता के बारे में सबसे पहले विवरण किया गया था। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था, संविधान बन रहा था 1946 से। 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया, मतलब अभी संविधान बन ही नहीं पाया और देश स्वतंत्र हो गया। तो नागरिकता के संबंध में कोई पुख्ता कानून नहीं बन पाया। तो क्वेश्चन आता है कि संविधान में सबसे कमज़ोर कानून किस चीज़ पे है? तो सबसे कमज़ोर कानून नागरिकता पे, क्योंकि उन लोगों को एकदम पाकिस्तान से हिंदुस्तान आदमी आ रहा है, हिंदुस्तान से पाकिस्तान आदमी जा रहा, तो क्या कहते हैं कि वो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने उस टाइम लीपापोती कर दी और एक अधिकार दिया कि नागरिकता पे कोई भी कानून होगा, कोई भी पुख्ता कानून होगा, वो संसद बनाएगी। तो ये अधिकार संसद को दिया गया। संसद ने इसके बारे में अधिनियम बनाया। अधिनियम आया 1955 में। अधिनियम 1955 में उसका पहला सुधार किया गया, वो 1986 में किया गया। तो पहले अपन देखते हैं कि संविधान के मूलभूत जो उन लोगों ने पहले क्या किया था, फिर देखेंगे क्या कहते हैं कि अपना क्या अधिनियम संसद ने क्या बनाया। तो सबसे पहले कि आता है कि अनुच्छेद, अब ये नागरिकता के भाग 2 है, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? जब पता है कि पहला भाग 1 से लेके 4 तक है तो सीधे से ऑब्वियसली है कि ये 5 से स्टार्ट होगा। ये 5 से लेके चलेगा अपना 11 तक। नागरिकता अपना जो भाग है, जो चैप्टर 2 है, वो 5 से लेके 12 तक है। जिस प्रकार से अनुच्छेद 5 से 11 बोले तो पेज नंबर 5 से 11, जो भाग 5 जो अनुच्छेद 5 होता है, तो क्या है? प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता मतलब जब भारत आज़ाद हुआ है उस समय कौन देश का नागरिक होगा, कौन नागरिक नहीं होगा, इसका डिसीजन कैसे करेंगे। अब 1857 की क्रांति के समय आदमी के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड तो थे नहीं कि ये हमारा आधार कार्ड है, लो हम भारत के नागरिक हैं। उस समय कोई डॉक्यूमेंट था नहीं भारत के किसी भी व्यक्ति के पास। तो प्रारंभ में नागरिकता किसे दी जाए, किसे नहीं दिया, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी उस समय के लोगों के लिए। तो उन्होंने एक नॉर्मल सा कानून बनाया कि प्रारंभ में नागरिकता
तो प्रारंभ में नागरिकता जो दी जाती है वो 3 प्रकार से दी जाती थी। प्रारंभ में नागरिकता जो दी जाती थी वो 3 प्रकार से, कि जन्म के आधार पर, आपका जन्म भारत में हुआ हो, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ उन्हें नागरिकता दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है उसे नागरिकता दी जाएगी। और दूसरी चीज़ कि जन्म के आधार पर नागरिकता, जैसे कि अब उस समय के जो भी लोग थे जिनका जन्म भारत में हुआ सबको नागरिकता दी जाएगी। दूसरा होता है कि अगर किसी का जन्म भारत में नहीं हुआ, बहुत से लोग हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ था, उनको नागरिकता, जैसे कि ये इसमें कंडीशन थी कि जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ उसे नागरिकता तब दी जाएगी जब उसके माता पिता भारतीय हों, माता या पिता भारतीय हों। दूसरा था माता या पिता, मतलब अभिभावक आपके भारतीय हों, माता या पिता भारतीय हों। अब जैसे मिल्खा सिंह का जन्म तो भारत में नहीं हुआ था ना, लेकिन उन्हें भारत की नागरिकता दी गई। ये क्या कहते हैं कि मनमोहन सिंह थे, ये इनका भी जन्म भारत में नहीं हुआ, ये लाहौर के थे, इन्हें भी भारत की नागरिकता दी गई। लाल कृष्ण अडवाणी जी हैं, ये इनका भी जन्म भारत में नहीं हुआ था, ये भी पाकिस्तान में जन्मे थे, तो इन्हें भी नागरिकता दी गई। क्यों? क्योंकि इनके माता या पिता भारतीय थे। पहला होता है जन्म के आधार पर नागरिकता, दूसरा माता या पिता भारतीय हों। तीसरा होता है कि संविधान लागू होने के 6 महीने पहले से वह भारत में रह रहा हो। संविधान लागू होने से मतलब 26 जनवरी 1950 से 6 महीने पहले से अगर वो भारत में रह रहा हो तो वो भारत का नागरिक होगा। मतलब पहला है कि संविधान प्रारंभ में नागरिकता की कितने प्रावधान? 3 प्रावधान। पहला प्रावधान कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, अगर उसका जन्म भारत में नहीं हुआ, बाय द वे उसका जन्म लाहौर में या कराची या अदरवाइज कहीं भी होता है, तो अगर उसे भारत की नागरिकता चाहिए तो उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हों। अगर वो भी नहीं है, आपके क्या कहते हैं कि वो भी नहीं है, तो संविधान लागू होने के 6 महीना पहले से वह भारत में रह रहा हो। ये पहला होता है कि प्रारंभ में नागरिकता इस आधार पर दी जाती है। अब आर्टिकल नंबर 6 में क्या कहते हैं, अनुच्छेद 6 में बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हों, ऐसे मनुष्य जो विभाजन के बाद जिन्हें पाकिस्तान में लगा हो कि पाकिस्तान में रह रहे हों, फिर उन्हें लगा हो कि नहीं, पाकिस्तान ये हम गलत देश में आ गए या हम रह नहीं पाएंगे यहाँ पे, तो वो व्यक्ति भी जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको नागरिकता, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं लौट के, उनको नागरिकता। इसमें होता है कि परमिट रूल लागू होता है। परमिट रूल कब से लागू होता है? परमिट रूल लागू होता है 19 जुलाई देश आज़ाद होने के 1 साल बाद, 19 जुलाई 1948 से परमिट रूल लागू होता है। 19 जुलाई 1948 से। परमिट रूल के पहले आप अगर भारत आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर परमिट रूल के बाद आप भारत आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको नागरिकता नहीं जाएगी, बट ये होगा कि परमिट रूल लागू होने के बाद अगर आप भारत आते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको 6 महीने इंतज़ार करना होगा। 6 महीने इंतज़ार करेंगे तब आपको नागरिकता दी जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने, मान के चलो कि क्या कहते हैं कि अब वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, आपने देखा होगा कि भीड़ ज़्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा कि मिल्खा सिंह मूवी देखी हो तो उसमें मिल्खा सिंह आर्मी कैंट में होते हैं, उनका नाम अलाउंस होता है, तो वो क्या किस चीज़ को दर्शा रहा है? वो यही परमिट रूल के बारे में दिखा रहा है। अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो आपका 7 महीना हो सकता है, डिले हो सकता है, 8 महीना हो सकता है। ये तो भारत है, इसके अधिकारी तो पता ही है। अब तो 5G के ज़माने में जब 1-1, 2-2 महीने लेट करते हैं, उस समय तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी नहीं थी और लाखों की संख्या में पाकिस्तान से भारत आदमी आ रहा था। यहाँ का आदमी वहाँ जा रहा था, वहाँ का आदमी यहाँ आ रहा था। परमिट रूल लागू होना एक, अब देखो, जो परमिट रूल लागू होने के पहले आ गए तो समझ लो उन्होंने मलाई मान ली, क्योंकि परमिट रूल भरना ही एक बहुत बड़ा झमेला था। उस समय का आदमी मतलब पढ़ा लिखा नहीं होता था। इस समय का आज के आदमी के इंसान जैसा उस समय निरक्षरता थी भारत में। उस समय के आदमी को फॉर्म भरना, पेन पकड़ना आता नहीं था, वो फॉर्म कैसे भरेगा ढंग से? उससे कहो कि अंगूठा लगाओ तो वो पूछेगा हाथ का कि पैर का। बताओ उनसे पैर का अंगूठा कौन लगा? पैर का अंगूठा तो कोई लगवाएगा नहीं। तो परमिट रूल लागू कब हुआ था? 19 जुलाई 1948। तो ये होता है कि परमिट रूल के अगर आप पहले आ गए, इसमें 2 कंडीशन थी। परमिट रूल के लागू होने से अगर आप पहले आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सीधी नागरिकता दे दी जाएगी। और अगर आप परमिट रूल लागू होने के बाद आते हैं तो आपको 6 महीने, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद
आपको 6 महीने वेट करना होगा। पहला रजिस्ट्रेशन करवाएं, दूसरा आप उसके बाद 6 महीने वेट करना होगा। 6 महीने एक मिनिमम था कि 6 महीने से पहले होगा नहीं, थोड़ा बहुत टाइम आगे लग सकता है। तो आर्टिकल 5 में क्या है कि प्रारंभ में नागरिकता, प्रारंभ में नागरिकता कितने, जन्म के, जिनका जन्म भारत में हो, जिसके माता या पिता भारतीय हो, संविधान लागू होने के 6 महीने पहले से भारत में रह रहा हो। तो आर्टिकल 6 में क्या है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आया हो, अगर वो परमिट नियम लागू होने से पहले 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो तो कोई बात ही नहीं, आपको सीधा आइए, अब सीधा आपको नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा, परमिट नियम लागू होने के बाद, अगर परमिट नियम लागू होने के बाद आते हैं तो आपको 2 काम करने होंगे। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, दूसरा 6 महीने का इंतजार करना होगा। परमिट नियम लागू होने से पहले तो क्या था, ओपन बॉर्डर था। आप एक दिन लो आप पाकिस्तान में, लो आप हिंदुस्तान में, आप 2 कदम रखते हैं आप पाकिस्तान में चले गए। नो, बॉर्डर बिल्कुल आपके खेत जैसा हो गया था कि अब जब चाहे तब वहाँ चले जाएँ, जब चाहे तब यहाँ आ जाएँ, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब आर्टिकल 7 में क्या कहता है, आर्टिकल 7 में कहता है कि अब विभाजन की जो रूपरेखा है वो एक दिन में बन के तैयार नहीं हुई थी। कोई विभाजन जब वैसा समझ में आता था कि 1940 से ही मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग करने लगी थी। जो विभाजन की रूपरेखा थी एक दिन में बन के तैयार नहीं हुई थी। पहले से समझ में आया था कि अब देश का विभाजन होगा, अब क्या कहते हैं, एक मुल्क नहीं रह सकता, 2 मुल्क होंगे। तो जो लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान बन रहा है, और जो लोगों को लगता था कि हमें वहाँ जाना है, मुस्लिम राष्ट्र बनना है, हमें पाकिस्तान जाना है, तो जो लोग 1 अगस्त मतलब 1 मार्च 1947, अब देश आज अपना आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। तो मतलब जो लोग 1 मार्च 1947 को भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए, जिन्हें लगता था कि वहाँ उनके लिए वह मुल्क है, 1 मार्च 1947 को जो आदमी भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान में रहने के बाद फिर उन्हें समझ में आया कि नहीं, हम एक बहुत अच्छे देश को छोड़ के सुअरों के बूचड़ खाने में आके रहने लगे। जब पाकिस्तान वाले लोगों ने हरकतें चालू की, मोहम्मद अली जिन्ना का क्या, मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि जो वहाँ से हिंदू पलायन कर रहे थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि यहाँ के सारे हिंदुओं को नहीं जाने दो, यहाँ के सारे हिंदुओं को कुछ को रोक के रखो। और वो क्यों रोक के रखो, इसलिए रोक के रखो कि जब भारत पे हमें दबाव बनाना होगा तो हम इनको टॉर्चर करेंगे। मानसिकता समझ रहे हैं आप आदमी की, मानसिकता देख रहे हैं कि मतलब आपको दूसरे देश पे दबाव बनाना है तो आप इनको टॉर्चर करेंगे, मतलब कोई नीचता की कोई हद नहीं है। तो जो व्यक्ति इंडिया से पाक गया हो, इंडिया से पाक 1 मार्च 1947, अब इसके पहले आप 1932 में गए, 1934 में गए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक डेट होनी चाहिए ना। तो 1 मार्च 1947 के बाद अगर आप पाकिस्तान में जाते हैं और फिर पाक से फिर इंडिया वापस आते हैं, पाकिस्तान से फिर से दोबारा इंडिया वापस आते हैं, उन लोगों को नागरिकता यहाँ पे दी जाएगी। जो आदमी 1 मार्च 1947 के इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले गए, लेकिन उन्हें समझ में आया कि ये देश हमारे लायक नहीं है, दोबारा पाकिस्तान से इंडिया आते हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। हाँ, अगर आप 19 जुलाई 1948 के पहले वापस आ जाते हैं, परमिट नियम लागू होने के पहले, तो आपको तुरंत नागरिकता मिल जाएगी। अगर परमिट नियम लागू होने के बाद आते हैं तो आपको वही फिर सेम फार्मूला कि रजिस्ट्रेशन, उसके बाद 6 महीने तक। हाँ, ये एक डेट लिमिट थी कि ऐसा नहीं आप 1 मार्च 1947 के बाद आप पाकिस्तान चले गए, उसके बाद वहीं रहे, अब आ रहे हैं आप लौट के, तो यहाँ पे कोई वो नहीं है कि आप जब आँख खुली अब तब भारत वापस आने लगे। तो 1 मार्च 1947 से संविधान लागू होने तक, अगर आप संविधान लागू होने तक अगर भारत वापस आ जाते हैं तो आपको नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप 2050 में, आप 2050 में 2021 अगली सदी में आ रहे हैं तो आपको नागरिकता दी जाएगी कि हाँ भारत जब जागो तभी सवेरा, भारत का संविधान है तो देगा तो हमें नागरिकता। नहीं, आपको संविधान लागू होने से पहले भारत आना होगा, संविधान लागू होने से पहले भारत आना होगा। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि प्रारंभ में नागरिकता, प्रारंभ में नागरिकता बोले तो कि जिनका जन्म भारत में हुआ उसे नागरिकता दी जाएगी, जिसके माता पिता भारतीय हों उसको नागरिकता दी जाएगी, और ऐसा व्यक्ति जो संविधान लागू होने से 6 महीने पहले से भारत में रह रहा हो उसे नागरिकता। आर्टिकल 6 में क्या है कि 19 जुलाई 1948 बोले तो परमिट नियम लागू होने से पहले अगर आप भारत में आ जाते हैं पाकिस्तान से तो आपको सीधी नागरिकता मिल जाएगी, और आप परमिट नियम लागू होने के बाद आते हैं तो परमिट नियम लागू होने के बाद आते हैं
अगर परमानेंट नियम लागू होने के बाद आते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवा के 6 महीने रुकना पड़ेगा। आर्टिकल 7 में कहता है कि ऐसे भारतीय जो 1 मार्च 1947 को के टाइम पे पाकिस्तान चले गए, लेकिन उन्हें समझ में आता है कि पाकिस्तान हमारे देश, हमारे लायक देश नहीं है, वो लौट के दोबारा अपने हम वतन आते हैं, इंडिया आते हैं, तो उन लोगों को नागरिकता। लेकिन आपको वापस कब तक आना है? आपको वापस आना है संविधान लागू होने के पहले तक। ऐसा नहीं है कि जब आप चाहें तब वापस आ जाएं। अब बारी आती है अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेश यात्रा, विदेश यात्रा के बारे में कहता है कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। विदेश यात्रा मतलब कि अब आप विदेश में घूमने जा सकते हैं। पहला कि विदेश आदमी किस लिए जाता है? पहला कि पर्यटन, या तो आप पर्यटन, या तो आप कोई जगह घूमने जाते हैं, आपको इंडोनेशिया का बाली अच्छा लगता है तो आप बाली घूमने चले गए, आपको मालदीव अच्छा लगता है, आप बीच पे जाना पसंद करते हो तो वहाँ चले गए। दूसरा होता है कि शिक्षा, या तो आप पढ़ने जा रहे हैं, जैसे यूक्रेन में बहुत सारे अपने अपने देश के लोग बाग यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करते थे। और तीसरा होता है कि या तो आप नौकरी करते हो वहाँ पे, तो पहले पे पर्यटन, दूसरे पे शिक्षा, तीसरे पे नौकरी। अगर आप बाहर हैं और आप या तो पढ़ रहे हैं, या तो शिक्षा पढ़ रहे हैं, या तो पर्यटन में घूमने गए हैं, या तो आप नौकरी करते हैं, तो आपको नागरिकता, मतलब आप अगर देश के नागरिक हैं तो आपसे नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। तो विदेश यात्रा की अनुमति मिलती है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, आप बाहर कहीं पर्यटन पर, देखो बाहर घूम जाना और बाहर रहने में अंतर होता है कि पर्यटन आप थोड़ी हमेशा के लिए जाएंगे, 10-12 दिन के लिए जाएंगे, घूमने जाएंगे। शिक्षा, शिक्षा क्या कहते हैं कि जब तक आपकी पढ़ाई चालू है आप तभी तक तो पढ़ेंगे। नौकरी, नौकरी एक लिमिट तक करेंगे, नौकरी एक लिमिट तक करेंगे, भारत लौट के आएंगे या वहीं बस जाते हैं, वो बात अलग होती है। 9 में क्या आता है कि 9 में बात आती है कि सटला तो गईला, कि अगर आप विदेश में, जैसे कि आप नौकरी कर रहे थे, आप नौकरी करते करते वहीं पे आपने कोई, आपको लड़की मिली, वहाँ पे आपने शादी कर ली, शादी करने के बाद आपका वहीं सेटलमेंट हो गया, आपके बाल बच्चे हो गए, वहीं पे आपने घर बनवा लिया, आपने वहीं की नागरिकता ले ली। तो अगर आपने वहाँ की नागरिकता ले ली, अगर आप विदेश की नागरिकता लेंगे तो आपकी यहाँ की नागरिकता से आपको लात मार दी जाएगी। तो मतलब सटला तो गईला, अगर कहीं और सेटल होगे तो यहाँ से निकाल दिए जाओगे। तो 9 में क्या है कि विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। विदेश की नागरिकता लेने पर यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 8 में क्या है कि विदेश यात्रा, आप बाहर पर्यटन या शिक्षा या नौकरी के अगर उससे वास्ते जाते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। जैसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके, जैसे लाला हरदयाल वगैरह, और बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, और बहुत से लोग नौकरी कर रहे थे, या बहुत से लोग बाहर थे, तो उनको भी नागरिकता दी गई। किस आधार पे? अनुच्छेद 8 के आधार पे, क्योंकि जो उनके माता पिता भारतीय थे, उनके माता पिता भारतीय थे, आप बाहर पढ़ रहे थे तो आपको नागरिकता दी जाएगी। 9 में क्या है कि विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जैसे सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा पाकिस्तान के एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, शोएब मलिक से उन्होंने शादी कर ली। अब भारत में लड़कों की शायद कमी पड़ गई थी, शायद उन्होंने इसलिए शोएब मलिक से शादी कर ली। उनसे पूछा गया था कि आपने पाकिस्तान के क्रिकेटर खिलाड़ी शोएब मलिक से शादी की, क्या अपने देश में आपको कोई पसंद नहीं था? तो वो कहते हैं कि अपने देश के तो सारे भाई बहन होते हैं, फिर इस हिसाब से तो किसी की शादी ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश में तो सारे भाई बहन हैं। तो वो कितनी कलाकार है कि अब पति के नाम पे, पति के, अपने पतिदेव के नाम पे पूरा पाकिस्तान घूम रही, पतिदेव के नाम पे पूरा पाकिस्तान घूम करके पूरा रौंड डाला। और हिंदुस्तान के, खुद भारतीय हैं तो भारतीय नागरिकता है, तो अपने खुद की नागरिकता के दम पे पूरा हिंदुस्तान, कितनी होशियार है कि उसने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं दी। उसे पता है कि आर्टिकल 9, अगर हम पाकिस्तान सेटलमेंट हो गए तो हम भारत की नागरिकता खो बैठेंगे। तो सटला तो गईला। अब अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 10 की बात होती है कि अनुच्छेद 10 में कहता है कि कोई भी व्यक्ति आपकी नागरिकता छीन नहीं सकता, कोई, जब तक आप कोई राष्ट्र विरोधी कार्य ना करें। नॉर्मल ही कोई भी आपकी नागरिकता छीन नहीं पाएगा, मतलब कोई भी आके कहने लगा कि आपकी नागरिकता हट गई, तो कोई भी आपकी नागरिकता छीन नहीं पाएगा। ये नागरिकता की सुरक्षा, आर्टिकल 10 आपकी है नागरिकता की सुरक्षा। सुरक्षा मतलब कोई भी आके अगर आपसे, इसका सबसे ज़्यादा आपको यूज़ देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर ये आर्टिकल नहीं होता तो आज अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और चुनाव के टाइम पे वो कहेंगे हमने तुम्हारी, जैसे दूसरी पार्टी राहुल गांधी या अदरवाइज़ कोई भी, अखिलेश यादव या कोई भी, ममता बनर्जी, किसी की भी नागरिकता, वो कहेंगे तुम नागरिक ही नहीं हो इस देश के। अब
सबसे मेन चीज़, अगर नागरिक नहीं है तो क्या है, चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट नहीं डाल सकते, विरोध नहीं कर सकते, तो सीधा सीधा ये जीत जाएंगे। और नागरिकता वाला डिमांड, नागरिकता संबंधी कानून कौन देखता है, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय किसके पास, मोटा भाई अमित शाह के पास। तो नागरिकता की सुरक्षा, कोई भी आपकी नागरिकता नहीं छीन सकता। हाँ, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी जब आप राष्ट्र विरोधी कार्य करें। जैसे मान के चलो आपके पास भारत का कोई डाटा आ गया, कोई सेना की कोई बहुत जानकारी, खुफिया जानकारी आप आ गए और आप उसे अपलोड कर देते हैं कहीं भी या शेयर वगैरह करते हैं, तो आपकी नागरिकता छीन जाएगी। पागल व्यक्ति, हाँ अगर आप पागल हो जाते हैं तो पागल की नागरिकता छीन ली जाएगी। क्योंकि पता, अब वो पागल, अगर देखो अगर आप पागल हैं और बाद की आपके पास नागरिकता है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे तो आप ट्रक निकाला और निकल पड़े, मैं निकला गाड़ी लेके, आप 10-15 को कचार दिया आपने, तो आपकी नागरिकता वहाँ पे छीन ले आएगी, क्योंकि आप पागल है। पागल को नागरिकता नहीं देना। और अगर आपने राष्ट्र विरोधी कार्य किया तो आपको नागरिकता छीन ले आएगी। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। आर्टिकल 5 में क्या था, आर्टिकल में 5 में था कि प्रारंभ में नागरिकता कितने प्रकार से दी जाएगी। प्रारंभ में नागरिकता कितने प्रकार से दी जाएगी, 3 आधार पे, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके माता पिता भारतीय हो, या संविधान लागू होने के 6 महीने पहले से भारत में रह रहा हो। आर्टिकल 6 में क्या था कि ऐसे भारतीय जो पाकिस्तान से भारत में आए उन्हें नागरिकता, अगर वो परमिट रूल 19 जुलाई 1948 के पहले आए हैं तो उन्हें सीधी नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अगर परमिट रूल बाद लागू होने के बाद में आते हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद 6 महीने तक आपको वेट करना होगा। आर्टिकल 7 में क्या है कि ऐसे भारतीय जो पाकिस्तान चले गए लेकिन उन्हें समझ में आया कि हम तो सुअरों के बूचड़ खाने में आ गए, फिर वो लौट के अपने देश आते हैं तो उन्हें नागरिकता, अगर आप परमिट रूल लागू होने के पहले आते हैं तो सीधी नागरिकता, उसके बाद आते हैं तो आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। आपके पास लिमिट कब तक है, संविधान लागू होने के पहले तक, वरना वही कंडीशन नहीं कि जब जागो तभी सवेरा। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि विदेश में, मतलब विदेश में रह रहे भारतीयों या ऐसे भारतीय जो जिनके माता पिता यहाँ हों, वो विदेश में पढ़ रहे हो या किसी भी कारण से बाहर गए हों, उन्हें नागरिकता, विदेश की यात्रा, विदेश भ्रमण की आज़ादी मिलती है इसमें। आर्टिकल 9 में क्या आता है कि सटला तो गईला, विदेश की नागरिकता जैसी आप करेंगे आपको यहाँ की नागरिकता छीन ली जाएगी। 10 में क्या कहता है कि नागरिकता की सुरक्षा, मतलब आपकी नागरिकता कोई फालतू में नहीं छीन सकता, कोई भी मतलब आए दिन आपकी नागरिकता नहीं छीन लेगा। और आर्टिकल 11 क्या कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। अब इसके बाद संसद एक अधिनियम बनाती है 1955 में, 1955 में संसद अधिनियम बनाती है। उसके बाद उसमें सुधार की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ एक बार में तो सटीक बन नहीं पाती, उसमें सुधार होता है। उसका पहला सुधार होता है 1986 में, फिर 92 में, फिर 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2019 में NRC वगैरह, उसमें सारे सुधार होते हैं।